हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको पुराने प्रश्न पत्र हल करवाए जाते हैं। मैंने आरपीएससी के भी पुराने प्रश्न पत्र हल करवा रखे हैं अपने इस चैनल पर। इसके अलावा आपको आरएसएम बोर्ड के भी पेपर आपको हल मिल जाएंगे। ठीक है, अपनी तैयारी को अगर मजबूत करना चाहते हो और वर्तमान में आप देखना चाहते हो कि पेपर का पैटर्न कैसा बन रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और आपको ऑल ओवर आरपीएससी आरएसएम के सारे पेपर देखने तो लगभग मैंने 100 पेपर करवा दिए। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत भी कर सकते हो और पैटर्न भी देख सकते हो कि किस प्रकार के एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। तो ज़्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए सीधे अपन पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाइस, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल बड़ा शानदार। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत और लोक नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? एक बार अच्छे से वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, तमाशा। ऑप्शन नंबर सी होगा, तमाशा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप तमाशा के बारे में गाइस कुछ जान लेते हैं अपन, जो कि इंपॉर्टेंट तथ्य नेक्स्ट एग्जाम में, जो कि आपके बिल्कुल एग्जाम में बनने के चांसेस रहेंगे। सबसे पहले तो तमाशा का जो संबंध है ना, तमाशा मूलतः कहाँ का थी? महाराष्ट्र का है, आपको याद रखना। तमाशा जो लोक नाट्य विद्या ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, ये आपको याद रखना। ठीक है, और ये राजस्थान में जो आई थी ना, सबसे पहले जयपुर में आई थी। जयपुर में किन के काल में आई थी? ये तथ्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह के काल में आई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना। सवाई प्रताप सिंह का जो कार्यकाल था वो क्या था भाई? 1778 से लेकर 1803। 1803, ये तथ्य भी आपको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो कि मैं बात कर लूँ, इसके जो प्रमुख कलाकार हैं, पंडित बंशीधर भट्ट। भाई कौन है? पंडित बंशीधर भट्ट। पंडित बंशीधर भट्ट है। ठीक है, बंशीधर भट्ट, ये भी आपको याद रखना, ये बंशीधर भट्ट हो गया अपना। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ आपकी, तो पंडित बंशीधर भट्ट ने राजस्थान में तमाशा थिएटर का जनक माना जाता है। ये तथ्य देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शायद आपको किसी ने बताया होगा कि राजस्थान में तमाशा थिएटर का जनक कौन है, तो पंडित बंशीधर भट्ट है। ये तथ्य आपको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो जयपुर राजघराने ने इस तमाशा को बहुत मतलब संरक्षण भी दिया है। ठीक है, इसके अलावा और अन्य में कलाकारों की बात कर लूँ तो फूलजी भट्ट हो गए, गोपी कृष्ण भट्ट हो गए, वासुदेव भट्ट हो गए। ठीक है, और प्रमुख जो तमाशे है उनकी बात कर ले तो गोपी चंद, हीर रांझा, जोगी जोगन, ये प्रमुख तमाशे हैं। इसके अलावा वासुदेव भट्ट ने गोविंद जी भक्त, 21वीं सदी, बंदर का ब्याह, लैला मजनू आदि तमाशे लिखे भी है और उनको निर्देशित भी किया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये खुले मंच पे किया जाता है तो उसे अखाड़ा कहा जाता है। ये भी तथ्य आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तमाशा जो लोक नाट्य है ना, खुले मंच पे किया जाता है, उसे अखाड़ा कहा जाता है। तो आपको ये प्रमुख कलाकार बता दिए मैंने, एक तो फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट और बंशीधर भट्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्रमुख प्रमुख तमाशे भी बता दिए मैंने, एक बार वापस से बता देता हूँ। गोपी चंद, हीर रांझा, जोगी जोगन। इसके अलावा गोविंद भक्त, 21वीं सदी, बंदर का बिया, लैला मजनू, ये सारे जो कि प्रमुख तमाशे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। ओ, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में किस लोक देवता का प्रतीक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गोगा जी। ठीक है, इसलिए एक कथन या एक सेंटेंस इनके लिए आता है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, इसलिए खेजड़ी का प्रतीक इन्हें माना जाता है। गोगा जी का जो जन्म हुआ वो ददेर व चूरू में हुआ था। ठीक है, कहा हुआ? ददेर व चूरू में हुआ। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो गोगा जी का जो एक तो ददेर व चूरू में इनकी समाधि है, और एक इनका जो मेला लगता है शीश मेड़ी और दुर्मेड़ी। शीश मेड़ी तो इनकी वो अपने हनुमानगढ़ में नौहर में पड़ जाती है, जबकि दुर्मेड़ी जो पड़ी इनकी ददेर व चूरू के अंदर होती है। ठीक है, इनका जो मेला लगता है, इनका मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। ठीक है, ये तथ्य भी आपको याद रखना है। पापू जी का संबंध है जो कि कोड़ू गांव से है, ये भी आपको याद रखना। पापू जी का जो मेला लगता है वो कब लगता है? वो चैत्र अमावस्या को लगता है। ये तथ्य भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये तथ्य भी आपको याद रखना। तेजा जी की बात कर ले तो इनका जो जन्म हुआ था खंडाल नागौर में हुआ था। इनका मेला जो लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। ठीक है, रामदेव जी की बात कर ले तो रामदेव जी का संबंध पोखरण जैसलमेर से है।
इनका जो भव्य मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी के मध्य लगता है। ठीक है, तो ये तथ्य आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है जो कि आप याद रख सकते हो। आपके आगामी एग्जाम में बिल्कुल आपकी एग्जाम में बनेंगे तो आप आसानी से कर पाओगे। इसके अलावा अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अपन एक तथ्य और देख ही लेते हैं। जैसे अपना खेजड़ी का जो वृक्ष है ना, इसके बारे में अपन कुछ तथ्य जान लेते हैं। खेजड़ी आया है तो उसके बारे में कुछ जान ही लेते हैं। ठीक है, देखो खेजड़ी वृक्ष जो है राजस्थान का राज्य वृक्ष है, क्लियर हो गया। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष को जो साइंटिफिक नेम है वो आपको याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान, याद कर लेना। प्रोसेपिस सिनेरेरिया, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। ठीक है, सिनेरेरिया, ये नाम याद रखना। दूसरे इसको राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था, 1983 में घोषित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। खेजड़ी को अन्य नामों से, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे खेजड़ी, जांटी, सांगरी, जंड, कांडी, बर्णी, सम्मी, सुमेरी, तो ये सारे नामों से जाना जाता है। ठीक है, खेजड़ी के फूल को मिंजर कहा जाता है और खेजड़ी की जो फली होती है उन्हें सांगरी कहा जाता है। ठीक है, सूखने के बाद खेजड़ी की जो फली को खोखा के नाम से जाना जाता है। ये तथ्य भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कन्हैयालाल सेठिया ने राजस्थानी भाषा में थार रेगिस्तान में पाए जाने वाली खेजड़ी के संबंध में एक कविता भी लिखी है। वो कौन सी आप बता सकते हो, वह है मिंजर। कौन सी है, मिंजर कविता लिखी। ये तथ्य भी आपको याद रखना है, जो कि खेजड़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसे राजस्थान का रेगिस्तान, इसे रेगिस्तान का गौरव भी कहा जाता है, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, थार का कल्प वृक्ष भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है, और खेजड़ी का जो व्यापारिक नाम है ना वो कांडी है। ये तथ्य भी आपको याद रखना, क्या है, कांडी। ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य, खेजड़ी आ गई तो उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते हुए चित्रित किया है। बहुत शानदार सवाल है। ठीक है, बार बार एग्जाम में बनता है, तो देखते हैं इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल बात करें अपन जयपुर शैली, उदयपुर शैली, कोटा शैली, बीकानेर शैली, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोटा शैली, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा शैली के बारे में आपको कुछ बता दूं तो कोटा शैली का जो स्वर्ण काल था ना वो महाराज उमेद सिंह के काल का था। ठीक है, कोटा शैली का जो स्वर्ण काल था वो स्वर्ण काल जो था उमेद सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। ठीक है, इसके प्रमुख चित्रकार जरूर आप याद रखना गाइस, और कुछ याद हो या ना हो लेकिन इतने तथ्य कि चित्रकार जरूर याद रखना। वर्तमान में जो सवाल पूछे जाते हैं ना वो सबसे ज़्यादा चित्रकार ही पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ चित्रकार के नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रघुनाथ, कौन सा हो गया भाई, रघुनाथ। ठीक है, ये इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आपका हो गया कौन सा, डाड़ू, डाड़ू। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ लच्छी राम, कौन सा, लच्छी राम, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो नूर मोहम्मद, कौन सा, नूर मोहम्मद, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा एक और बता दूँ मैं आपको, गोविंद राम, कौन सा, गोविंद राम। तो मैंने बता दिया आपको, रघुनाथ, डाड़ू, नूर मोहम्मद, लच्छी राम, गोविंद राम। ठीक है, तो ये तथ्य आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें जो ये जो कोटा चित्रशैली का जो रागमाला सेट था ना, ये डाड़ू द्वारा चित्रित किया गया था 1768 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये शैली जो कि नारियों और रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया, इसके अंदर जो है एक तो चंपा जो चित्रण हुआ सबसे ज़्यादा, नाचते हुए मोर का, दरबार के दृश्य का, कदम के वृक्ष का और शेर आदि का चित्रण हुआ। ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। तो इस शैली की जो विशेषता है ना उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस शैली में भित्ति चित्रण प्रमुख हुआ, मतलब बहुत शानदार तरीके से और अच्छे, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो भित्ति चित्रण हुआ यहाँ पर। कोटा के किले में एक जाला हवेली है, इस शैली में भित्ति चित्रणों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, कोटा का आलनिया स्थल है वो भी शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये तथ्य आलनिया कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप ज़रूर नोट करें कि कोटा का जो आलनिया स्थल है वो शैल चित्रों के लिए जाना जाता है। ठीक है, और कोटा चित्र शैली के जो भित्ति चित्रण हुए वो सबसे ज़्यादा कोटा किले की कौन सी हवेली में, जाला हवेली में हुआ। ये तथ्य भी आपको याद रखना, बार बार कंफ्यूजन होता है, जाला हवेली का वो झालावाड़ ऑप्शन देगा लेकिन आपका गलत हो जाएगा, कोटा में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं वापस अपन, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भरथरी का मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है, ये तथ्य आपको बताना है। तो भरथरी का जो मेला आयोजित होता है वो कहाँ होता है ये आपको बताना है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, दिखने में बहुत आसानी हो। भरथरी का मेला का जो आयोजन होता है ना
वो देखो अलवर में होता है, ऑप्शन नंबर डी होता है। ये तो हर बार पूछा जाता है, लेकिन देखो अब जो पूछा जाएगा ना, इसकी डेट पूछी जाएगी, ये आपको याद रखना कि कब भरता है। तो ये जो भरता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है। कब भरता है भाई? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, ये आपको याद रखना, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, ये तथ्य आपको याद रखना है। इसके अलावा इस मेले के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। भर्तृहरि के जो गुरु थे ना, वो गुरु गोरखनाथ जी थे। भर्तृहरि के गुरु कौन है? वे गोरखनाथ, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इस मंदिर का नाम जो भरत है ना, वो उज्जैन के शासक के नाम पे रखा गया था। ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। और ये जो भर्तृहरि का मंदिर है, नाथ या योगी संस्कृति से संबंधित है, ये तथ्य भी आपको याद रखना है। इसलिए साधु, सन्यासी, नाथ और योगी आध्यात्मिक शक्ति वाले जो लोग हैं, आप बड़ी संख्या में आते हैं, ठीक है। और मंदिर के अंदर भगवान शंकर जो है, उनके सभी मेलों का भी आयोजन होता है। ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। जो सारे तथ्य मैंने बता दिए, बस एक ये जरूर याद रखना आप तिथि इसकी। अलवर में लगता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन, किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया? किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोटा के भीम सिंह को बनाया गया, ठीक है, कोटा के भीम सिंह को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको एक बार फटाफट से सारे चरण बता ही देता हूँ। पहले चरण के जो कि प्रधानमंत्री थे कौन थे? शोभाराम कुमावत थे। सॉरी, हाँ सही सही। दूसरे चरण के जो प्रधानमंत्री थे गोकुललाल आसावा थे। तीसरे चरण के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे। चौथे चरण के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। प्रथम चरण के जो राज प्रमुख थे उदयभान सिंह थे। दूसरे चरण के राज प्रमुख भीम सिंह थे। तीसरे चरण के राज प्रमुख जो थे भोपाल सिंह थे। चौथे चरण के जो राज प्रमुख थे वो कौन थे? मान सिंह थे। ये भी आपको याद रखना। पहला चरण कब हुआ था? पहला चरण जो हुआ था अपना 1948 में हुआ था। तो कब हुआ था? 18 मार्च 1948। दूसरा चरण जो होता 25 मार्च 1948। तीसरा चरण जो होता 18 अप्रैल 1948। चौथा चरण जो हुआ था 30 मार्च 1949 को हुआ था। पांचवा चरण जो हुआ था 15 मई 1949 को हुआ था, ठीक है। फिर छठा चरण जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। सातवां चरण जो कि कंप्लीट हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो ये सारे एकीकरण के जो तथ्य मैंने आपको बता दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तथ्य, आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। वे स्थान जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी, तो वे स्थान कौन सा? रास्तापाल कांड। कौन सा कांड? रास्तापाल कांड, ठीक है। इसमें मास्टर सेगाबाई, जो कि मास्टर सेगाबाई और नानाबाई खाट की भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जब कालीबाई खेत में घास काट रही थी, और जब पुलिस वालों को डूंगरपुर के जो मारावाल थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने जब भेजा कि भाई उनको क्या, शिक्षा का प्रचार प्रसार बिल्कुल पसंद नहीं था अपने रियासत के अंदर, क्योंकि अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा तो लोग जागरूक हो जाएंगे, लोग जागरूक होंगे तो अपने अधिकारों की मांग करेंगे। तो नाना भाई खाट जो कि अपने घरों के अंदर ही लोगों को ट्यूशन वगैरह और छोटे स्कूल चलाते थे, लोगों को शिक्षित कर रहे थे। तो ये बात जो है मारावल को पची नहीं, उन्होंने सैनिकों को भेज दिया। सैनिक उन्हें फिर पहले मारा, बहुत मारा, घायल कर दिया। बंदूक के जो कुंदे होते हैं ना, कुंदे, उनसे खूब मारी, तो वो लहू लुहान भी हो गए थे। उसके बाद नाना भाई खाट उनको रस्सी से बांध कर घसीटा। काली बाई ने देखा कि ये तो अपने टीचर है, ठीक है। काली बाई उस समय केवल 12 बरस की थी, ये भी आपको याद रखना, ठीक है, 12 बरस की थी। और इनके पिता का नाम सोमा था, ये भी याद रखना, बाई चांस अगर कभी पूछ लिया जाए। और इसे राजस्थान की शिक्षा की देवी भी कहा जाता है। तो फिर जा रहे थे तो उन्होंने देख लिया, फिर देखी तो वो दौड़ी उनके हाथ में, उसके हाथ के अंदर कुदाली थी। क्या थी? कुदाली थी। तो कुदाली से उसने रस्सी काट दी। जैसे ही रस्सी काटी तो सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी। गोलियां चलाने से फिर उसकी, कालीबाई की मृत्यु हो गई। कब हुई थी ये घटना? तो जून 1947 में हुई थी। ये तथ्य आपको याद रखना, जून 1947, ठीक है। ये तथ्य आपको याद रखना है, जून 1947 के अंदर हुआ था रास्तापाल कांड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल है वो कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह है, ठीक है, गुरुमुख निहाल सिंह है, ठीक है। और अब सबसे लंबी अवधि के जो सर्वाधिक लंबी अवधि तक राजस्थान के राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह थे। सबसे कम अवधि की बात कर ले तो दरबारा सिंह थे। सबसे पहले कौन से राज्यपाल का निधन हुआ था? दरबारा सिंह का निधन हुआ था। ये तथ्य भी आपके पास। सबसे पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो जगत नारायण थे। सबसे पहले अतिरिक्त प्रभार जो दिया था वो स्वरूप सिंह को दिया था। ये भी आपको तथ्य याद रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। और सबसे पहले जो कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल कौन थे? तो संपूर्णानंद थे। ये तथ्य भी आपको याद रखना है, जो कि मैंने राज्यपाल से संबंधित तथ्य आपको बताए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने?
तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल मल्लीनाथ जी की स्मृति में होता है। ठीक है, मल्लीनाथ जी की स्मृति में होता है। मल्लीनाथ जी का मैंने कल ही बताया था, मल्लीनाथ जी का जो मेला लगता है वो चैत्र शुक्ल एकादशी को लगता है। ठीक है, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी। तो ये भी आपको याद रखना है। मल्लीनाथ जी ने जो भी कुंडा पंथ का प्रारंभ किया था, ठीक है, वो राजस्थान का सबसे प्राचीन जो मेला लगता है ना वो पशुओं का, वो मल्लीनाथ जी का पशु मेला है, जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर के अंदर पड़ता है। और मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को 1378 में पराजित भी किया था। ये तथ्य भी आपको याद रखना। इनके पिता का नाम क्या था? सलखा। माता का नाम क्या था? जानिदे। पत्नी का नाम रूपादे था। तो ये तथ्य भी आप याद रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हमीर रासो के लेखक कौन है? तो हमीर रासो के जो लेखक है वो कौन, आपको बताना था। हमीर रासो के जो लेखक है वो कौन है? तो आप बिल्कुल आपके सामने है, जोधराज। जोधराज के बाद बात करें चंद्रशेखर, नैन चंद्र सूरी, चंद्रवरदाई। तो 9 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, जोधराज। ठीक है, हमीर रासो के जो कि लेखक है जोधराज, वे सारंगधर दोनों हैं। कभी कभी सारंगधर भी आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जोधराज और सारंगधर हमीर रासो के अपने लेखक है, ये भी आप याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के कौन से शासकों को विद्वानों ने हिंदूपत कहा है? तो ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा राणा सांगा को कहा। किसे कहा भाई? राणा सांगा को। खानवा का युद्ध 1527 में। ठीक है, राणा सांगा ने लड़ा था। ठीक है, ये भी आपको तथ्य याद रखना बाबर के साथ। ठीक है, इसमें उनकी पराजय हुई थी और इन्होंने इस युद्ध के अंदर कौन सी पाती पेरवेन की नीति पे अपनाई थी? सारे राजपूत राजाओं को एक छत के नीचे इकट्ठा किया था। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल एच डी सौंखलिया। एच डी सौंखलिया। ठीक है, जबकि आहड़ का जो सर्वप्रथम उत्खनन जो किसने किया था वो भी किया था आर सी अग्रवाल ने 1953 में। ये तथ्य भी आपको याद रखना। आहड़ कहाँ पड़ती है? उदयपुर के अंदर पड़ती है। ठीक है, आहड़ को दुलकोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आहड़ सभ्यता को दुलकोट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है? आइए आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय एपी कोटा में, किशोर सागर कोटा में, कोटा बैराज कोटा में, नवल सागर जो है ना ये कोटा में नहीं है। इसका नवल सागर जो है कोटा में नहीं, ये बूंदी के अंदर है नवल सागर। ठीक है, कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साधु सीताराम सीताराम साधु राजस्थान के किस आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिजोलिया से जुड़े थे। कब जुड़े थे? 1916 में जुड़े थे। ठीक है, बिजोलिया का जो दूसरा चरण हुआ था किसान आंदोलन का, उस समय ये साधु सीताराम जुड़े थे। और 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी थी। उसके अध्यक्ष जो है वो मन्ना पटेल को बनाए थे। ये तथ्य भी आपको याद रखना। ठीक है, और उन्होंने फिर ये वर्धा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी करवाया था। ठीक है, वो महाराष्ट्र से करवाया था 1919 में। ठीक है, ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। साधु सीताराम दास का जो मूल नाम था वो भूप सिंह था और ये मूलतः यूपी के रहने वाले थे। ठीक है, बुलंदशहर गुड़ावली यूपी के रहने वाले थे। और जब ये राजस्थान आए थे तो राजस्थान में प्रथम उन्हें 1915 में इन्हें पकड़कर टोडगढ़ जेल में भी डाल दिया था। फिर उन्होंने अपना नाम बदल के विजय सिंह पथिक कर लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? इन जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन छेड़ा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, झाड़ोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन छेड़ा था, जिसे एक के आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इस आंदोलन का जो ये एकमात्र राजनीतिक जो कि भीलों के लिए जो लड़ा गया था, एकमात्र राजनीतिक आंदोलन है। ठीक है, और इस आंदोलन से भीलों के उत्थान के लिए लड़ा था। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। मेवाड़ की पुकार का जो संबंध है वो 21 मांग सूत्री 21 जो मांगे थी उनको ही मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? साकर खान को 2012 में किस लोक वाद्य की प्रवीणता में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। साकर खां का जो संबंध है वो कामायचा से है, आपको याद रखना है। ठीक है, साकर खां का संबंध किससे? कामायचा से है। ये भी तथ्य आप याद रख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल जयदयाल। ऑप्शन नंबर सी, जयदयाल और मेहराब खां। जयदयाल का संबंध मथुरा से था, मेहराब खां का संबंध करौली से था। ये तथ्य भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ का जो शासक था वो कौन था?
यहाँ का जो शासक था वो बिल्कुल राम सिंह सेकंड था, ठीक है, राम सिंह सेकंड था। और सबसे जो समानांतर सरकार और क्रांति हुई थी, व्यवस्थित क्रांति, जो कि कोटा के अंदर हुई थी। ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? रामदेव जी की भक्ति में किया जाता है। तेरह ताली के प्रसिद्ध नृत्यकार जो है वो मांगी भाई है। ये तथ्य भी आपको याद रखना का है। एक लक्ष्मण कामड़ और कामड़ जनजाति के लोग ये तेरह ताली नृत्य करते हैं बाबा रामदेव जी की आराधना में। बाबा रामदेव जी का मेला जो मैंने पहले आपको बता दिया कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक लगता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ प्रतिरोध जारी जारी रखा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना 18 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, चावड़ से, ठीक है। चावड़ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बनते हैं। सबसे पहले तो आप पेन कॉपी लेकर बैठा करो, जब भी मेरी क्लास हो अपने नोट्स को जरूर तैयार करा करो। हूबहू आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ये इतनी सारी मेहनत है बस आपके लिए कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो, और अगर आप जुड़े रहोगे तो पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अपन वही क्वेश्चन करते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और उनके जो आसपास के इर्द गिर्द के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो चावंड, एक बार सवाल पूछा, चावंड महाराणा प्रताप की राजधानी कितने साल रही? तो 12 साल रही थी। आप कहोगे कैसे सर? 1985 में बनी थी और 1997 में इनका स्वर्गवास हो गया था महाराणा प्रताप का। तो 85, 97 से 85 घटा लो तो कितना निकलेगा? 12 साल महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी। और ऑल ओवर पूछ ले कि मेवाड़ राज्य की राजधानी कितनी रही? तो 28 बरस। ये भी आपको याद रखना। मेवाड़ मुगल सिंधी 1615 तक ये राजधानी रही थी, ठीक है। 1615 में हुई थी, बीच के अंदर 1-2 साल का डिफरेंस था, तब राजधानी नहीं थी, इसलिए 28 बैठता। अब आप कहोगे सर 85 से लेकर फिर 1615 तक, 1585 1615 30 साल हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम में जब आया तो 28 वर्ष ही माना, और आपको भी 28 वर्ष ही मानना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध के नाजुक पड़ाव में अपना समर्थन वापस ले लिया था। बहुत अच्छा सवाल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सलाहदी तंवर। सलाहदी तंवर ने आखिरी वक्त के अंदर, मतलब पहले ये राणा सांगा के साथ लड़ रहे थे, फिर अपना समर्थन वापस ले लिया था। ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल मंडोर का जो शिलालेख है। मंडोर का जो शिलालेख अपने को जोधपुर मंडोर से प्राप्त हुआ, ये गुज्जर प्रतिहारों का इतिहास बताता है। सर्वप्रथम जो कि राजधानी थी वो गुज्जर प्रतिहारों को, वो मंडोर थी। ये तथ्य भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है। इसके अलावा आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जेला जमेला पीपल पत्र अंगोटा शरीर के किस अंग के आभूषण है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जेला जमेला पीपल पत्र अंगूठा शरीर के कान के आभूषण है। ये का के आभूषण है भाई, कान में पहने जाते हैं। गले में खुगाली पहनी जाती है आपकी, ठीक है, हंसली पहनी जाती है आपका। हाथ के अंदर दामना पहना जाता है आपकी, अंगूठी पहनी जाती है, बिट्ठी पहनी जाती है, पूछ पहना जाता है। पैर की मैं बात कर लूँ आपकी, तो पैर के अंदर हीरामनी पहनी जाती है। हीरामनी आभूषण जो है ना वो पैर का ही होता है। टणका आपका, टणका का पहना जाता है, पैरों के अंदर पहना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो जेत सागर जो तालाब स्थित है वो कहाँ स्थित है ये आपको बताना था। जेत सागर जो तालाब स्थित है वो बूंदी में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? जेत सागर तालाब बूंदी के अंदर स्थित है, ठीक है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, एक मोरी सागर की मैं बात कर लूँ तो मोरी सागर जो आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मोरी सागर तालाब चित्तौड़ में पड़ता है। नक्की झील जो कि देवताओं ने नाखूनों से खोद कर बनाई थी, माउंट आबू में पड़ती है। नन रोक और टोड रोक जो कि इसके पास ही बनी हुई है, ठीक है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है भाई, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। देखो एक तथ्य, शानदार तथ्य बताता हूँ। राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील, राजस्थान की सबसे नीची झील तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, ठीक है। राजस्थान की सबसे नीची झील, राजस्थान की सबसे बड़ी झील, तो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है सांभर झील। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील उदयपुर में। तो ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो जो कि झीलों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नम्रता भट्ट। राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन है? नम्रता भट्ट। और राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे। राजस्थान की पहले राज्यपाल कौन है? तो प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। और राजस्थान की पहली लोकसभा अध्यक्ष की बात कर लो तो सुमित्रा। ये तथ्य भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी,
तारागढ़ अजमेर में जो दरगाह है उसका जो सबसे ऊंचा भाग है वो मीरान साहब की दरगाह के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे झालरे भी बने हुए हैं। और जो मालदेव की जो रानी थी ना उमादे, उन्होंने अपना सारा जीवन यही व्यतीत किया था। वो जब रूठ के आ गई थी इसलिए उसे रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता था। अपना तारागढ़ के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत किया था और आखिर वक्त में वो सती हो गई थी। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जगत शिरोमणि का मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जगत शिरोमणि मंदिर का जो निर्माण है ना, मान सिंह की रानी कनकावती ने करवाया था, ठीक है। क्योंकि उनका पुत्र जो जगत था वो उनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी, कम उम्र में हो गई थी, तो उनकी याद के अंदर जगत शिरोमणि के मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं जल्दी से। अरावली पहाड़ियों में सालर वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बार बार एग्जाम पूछा जाता है। सालर वृक्ष जो है ना 450 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। 450 मीटर से भी अधिक, 450 मीटर की भी अधिक ऊंचाई पर सालर मिलते हैं। सबसे ज़्यादा सालर वन जैसे अपना अलवर हो गया, सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, ठीक है। तो इन जिलों के अंदर सालर वृक्ष मिलते हैं आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो निम्नांकित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है, ये आपको बताना है। तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सालर। अभी ऊपर बताया था 450 से अधिक ऊंचाई पे मिलते हैं और गोंद का सबसे अच्छा जो स्रोत है कौन सा पेड़ है? सालर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी पाली। ऑप्शन नंबर बी पाली के अंदर, ठीक है। सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? पाली के अंदर पाया जाता है। ये तथ्य आपको याद रखना है। और निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिंघाना के मदान कुदान क्षेत्र में निकलता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मदान कुदान। ऑप्शन नंबर बी मदान कुदान खान जो आपके झुंझुनू के अंदर है और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मदान कुदान ऐसी खान है जो तांबे का हर किस्म निकलती है, आपको याद रखना। आपको देखो सिंघाना के मदान कुदान क्षेत्र से निकलती है, तांबा की हर वैरायटी आपको यहाँ से प्राप्त होती है। ये सवाल आरपीसी द्वारा पूछा गया कि तांबे की कौन सी खान है जहाँ हर प्रकार का तांबा प्राप्त होता है? तो मदान कुदान, ये ऑप्शन में था आपका। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो। झुंझुनू खेतड़ी के अंदर तांबा मिलता है, ये भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। सबसे बढ़िया जो कोयला एंथ्रासाइट है। कौन सा कोयला हो जाएगा सबसे बढ़िया कोयला? एंथ्रासाइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिरोही उदयपुर चित्तौड़ कोटा बारा राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? तो इसका जो नया नंबर है वो क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो NH27। NH27 नया नाम हो गया इसका, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ़ कोटा बारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जिस क्षेत्र में कार्यरत है वह है, ये बताना आपको। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण, ठीक है। ये तथ्य भी बहुत अच्छा है और अच्छा क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में छपे तो बहुत कम विद्यार्थी ही कर पाएंगे। जिन्होंने पढ़ रखा वो कर लेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा शायद वो नहीं कर पाएंगे इसे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के कौन से जिलों में नर्मदा घाटी परियोजना से जल प्राप्त होता है? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा। जालोर और बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर। जालोर के सीलू ग्राम से पंचायत प्रारंभ करती है, कुल 74 किलोमीटर लंबी है। 2008 में इसका जो कि उद्घाटन शुरू हुआ था ये, ठीक है। नर्मदा नहर का पानी, ये तथ्य भी सर्वाधिक लाभान्वित जो होता है जालोर होता है, ठीक है। और दो ही जिले लाभान्वित होते हैं, जालोर और बाड़मेर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? कई बार ये सवाल मैंने बताया। देखो पिछले पेपर अगर आप मेरे से कंटिन्यू जुड़े हो, जो विद्यार्थी कंटिन्यू जुड़े हुए जो मेरे पेपर देखते हैं, तो मैंने कई बार आपको बताया। ये देखो ये क्वेश्चन छप गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मैं तथ्य बताता हूँ वो एग्ज़ाम में छपेंगे, एग्ज़ाम में आएंगे पक्के। आप उन तथ्यों को अपने नोट्स में ज़रूर लिखें और फिर उन्हें याद कर लें। याद करने का तरीका यही है कि रोज़ नोट्स बनाओ और नोट्स का रिवीजन करते रहो। एग्ज़ाम तक आप 10 से 15 बार रिवीजन कर लोगे तो आपका राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं और कौन कौन जूनियर अकाउंटेंट के लिए एलिजिबल हो रखा है, जिसे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। वैसे क्राइटेरिया अभी बोर्ड ने बताया नहीं है, लेकिन फिर भी जो 200 प्लस है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं उनके लिए भी कुछ अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा सकता हूँ। अगर जुड़े हुए हैं तो कमेंट ज़रूर करें मुझे, ठीक है। तो इसका 34 का जो सही आंसर हो जाएगा, गांधी सागर बांध की जो ऊंचाई है वो 62 मीटर है। कितना है भाई? 62 मीटर है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है, तो ये आपको बताना। तो मालवी, पुंगल, गिर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 35 का अपना ऑप्शन नंबर भी। मारवाड़ी जो है ना ये बस बकरी की नस्ल है, गिर ये जो है गाय की नस्ल है अपनी, ठीक है। पुंगल भेड़ की नस्ल हो जाएगी, मालवी भी आपकी भेड़ की नस्ल है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 36 पे आ जाओ। ये 36 आपके सामने। 30 वर्ष से अधिक समयावधि के औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, जलवायु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, जलवायु के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन से जिले में 2015-16 में मक्का का सर्वाधिक उत्पादकता रही है, ये आपको बताना है। तो मक्का की जो सर्वाधिक उत्पादकता रही है उसके बारे में आपको बताना है। तो मक्का की जो सर्वाधिक उत्पादकता रही है वो कौन से जिले में रही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ होगा। भाई कौन सा, चित्तौड़गढ़, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो मक्का के बारे में और कुछ जान लेते हैं। दक्षिणी राजस्थान में प्रमुख जो खाद्यान्न है ना, नीचे की बात कर लेते हैं तो वह मक्का ही होता है। देश में सर्वाधिक मक्का उत्तर प्रदेश में होता है। राजस्थान का जो मक्का के मामले में 8वां स्थान लगता है। और राजस्थान में सर्वाधिक मक्का चित्तौड़गढ़ पहले प्रथम स्थान पर है भाई, चित्तौड़गढ़। और मक्का की किस्मों की बात कर ले अपन तो एक तो देखो माही कंचन और माही धवल, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। माही धवल, एक तो माही धवल होगी, एक माही कंचन होगी, ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो, माही धवल और माही कंचन, ठीक है। और एक जो है वो है W126, W126, ठीक है। मक्के की 3 किस्म मैंने आपको बताई है, माही धवल, माही कंचन और W126। और मक्के का जो अनुसंधान केंद्र है वो बांसवाड़ा के अंदर है, ये भी याद रखना आपको, उठा के। कर से अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा है ना मक्का का, वो बांसवाड़ा के अंदर है। माही कंचन और माही धवल जो है ना, इनका जो तैयार किया था वो बांसवाड़ा ने किया था, ठीक है। मक्के का नहीं है, वो कृषि अनुसंधान केंद्र है, लेकिन वो मक्के की 2 किस्मों को तैयार किया था। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। कब मनाया जाता है, 5 जून, 16 अक्टूबर, 16 सितंबर और 11 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण से ग्रसित है, तो 39 जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी गंगानगर। गंगानगर शुगर मिल जो है ना वो सर्वाधिक प्रदूषण है, सर्वाधिक प्रदूषित होती है, ठीक है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है शुगर मिल के कारण, ठीक है। और वर्तमान में यहाँ वो दारू की वो है ना क्या, दारू दारू बनाया जाता है यहाँ पे वर्तमान के अंदर, जो कि देसी दारू होता है ना वो बनाया जा रहा है, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केसर बाग। कौन सा, केसर बाग, केसर बाग। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो वन विहार, ठीक है, एक केसर बाग हो गया, और एक अपना कौन सा है जो 3 है ना, यहाँ एक और है कोई, वन विहार, केसर बाग और एक और मुझे याद नहीं आ रहा है। 3 जो है धौलपुर के अंदर है, ये मैं बता दूंगा, याद आते, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर इन्हें अपने नोट्स में ऐड कर लें, ठीक है। आगे बढ़े। निम्नांकित वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार कौन से जिले द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र में मिलता है, तो अब देखो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कितनी बार मैंने वन क्षेत्र, मैंने ट्रिक बताई, UAPB, 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 UAPB बताई मैंने। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, देखो बिल्कुल 2017 में भी यही थी ट्रिक, और वर्तमान में भी यही ट्रिक है, कोई चेंजेस नहीं है। एक तो मैंने UPSC बताया था कि UAPB बताया था। UPSC यानी वन क्षेत्र के अंदर प्रतिशत के मामले में UPSC बताया था, और क्षेत्रफल की दृष्टि से वनों में मैंने UAPB बताया था। तो 2017 में भी यही ट्रिक थी बिल्कुल सेम, और 2021 में भी यही ट्रिक काम करेगी आपको। बस आपको याद रखना है UPSC और UAPB, UPSC और UAPB, तो ये तथ्य आप याद रख सकते हो। इसके अलावा अगली बात करता हूँ। राजस्थान में मोटा पादप प्रजाति किस वास का वर्ग है, तो जलवास का है, जलवास का, जलवास। ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केसरबाग, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो अभी अभी जस्ट ऊपर देखा था, वापस से सवाल बन गया इसी का ही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर में हो जाएगा। केसरबाग वन विहार, केसरबाग हो गया, एक वन विहार हो गया, एक और है मुझे याद नहीं आ रहा। 3 जो राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है ना छोटे छोटे, वो धौलपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मृदाओं के द्वितीयक पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है, तो 44 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, पोटास। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये साइंस का सवाल है वैसे। राजस्थान में चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जो जलवायु पाई जाती है ना, तो 45 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा BWHW। किस प्रकार की, BWHW।
देखो एक बार फिर से मैं बता ही देता हूँ कोपेन वर्गीकरण। ये कोपेन का वर्गीकरण है। बहुत कोपेन ने जो वर्गीकरण किया वो वनस्पति के आधार पर किया, ये तथ्य भी आप याद रखना, ठीक है। और कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। अब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये अपना शुष्क रेतीला हो गया, ये अर्ध शुष्क हो गया, ठीक है। और ये अपना हाड़ौती का पठार वाला हो गया, ठीक है। ये डूंगरपुर दक्षिणी भाग हो गया, ये सिरोही हो गया। यहाँ जो जलवायु पाई जाती है ना, यहाँ BWHW, ठीक है। शुष्क जलवायु प्रदेश जिसे कहते हैं अपन, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे? शुष्क जलवायु, BWHW, शुष्क जलवायु प्रदेश। और यहाँ जो पाई जाती है वो BSHW, ठीक है। ये भी याद रखना, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और यह जो पाई जाती है अपनी यहाँ या AW, ठीक है, AW प्रकार की, यानी आर्द्र जलवायु प्रदेश यहाँ पाई जाती है। और यह जो जलवायु पाई जाती है वो उपाद्र जलवायु पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, मैंने बता दिया। बार बार ये कोपेन का वर्गीकरण पूछा जाता है, ठीक है। यह आपकी CWG हो जाएगी, ठीक है, ये CWG हो जाएगी। और यह जो आपकी AW हो जाएगी, ये तथ्य आप याद रख सकते हो। तो गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 45 के बाद 50 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, तो बस पहुंचने वाले हैं, ख़त्म होने वाले, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। आप वीडियो को पूरा देखा कर आपको बहुत फ़ायदा होगा। पूरा देखने से क्या, आपके सारे जो क्वेश्चन है एकदम से क्लियर हो जाएंगे। आगामी जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो CET के बाद जो क्राइटेरिया होगा उसके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसके अलावा बिना CET के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उनमें ये पेपर है ना आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। लगभग जो क्वेश्चन होता है वापस रिपीट होते हैं, या उन्हीं उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि अपन आसपास के इर्द गिर्द के सारे क्वेश्चन को खंगाल लेते हैं। तो आप जो जो बच्चा मेरे से लगातार जुड़ा हुआ ना, बिल्कुल पूरी क्लास देखता हूँ, मुझे ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। थार्नवेट वर्गीकरण के अनुसार कौन सी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल EAD ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसका भी मैं आपको बता ही देता हूँ, एक बार वर्गीकरण कर देता हूँ आपके सामने, बिल्कुल यही। ये देखो, ये जैसे आपने पतंगाकार आकृति होगी, या जो पाई जाती है ना, यह पाई जाती एड, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। या ऊपर जो पाई जाती है तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू वाले इलाके में DBW पाई जाती है, ठीक है। और यह कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में जो CWG कऊ पाई जाती है, CAW। और बीच वाला जो पार्ट बच गया ना, बीच वाले पार्ट में अपनी डव पाई जाती है, DAW, ठीक है। देखो याद रखने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान तरीका। अगर मेरे से आप जुड़े हुए हो तो ज़रूर आपको याद हो जाएगी। थार्नवेट की भी, कोपेन की तो मैंने करवा दी, थार्नवेट की भी करवा देता हूँ। एड का होता है जैसलमेर में होता है, ठीक है। एड का होता है जैसलमेर में। कभी भी जैसलमेर का थोड़ा सा पार्ट, हल्का सा बीकानेर, हल्का सा जोधपुर, हल्का सा बाड़मेर इसमें शामिल हो, पूरा जैसलमेर जिला। तो एड एड जलवायु थार्नवेट की एड का किया भाई, जैसलमेर में किया, ठीक है। उसके बाद डीबी को आप बीबी के, तो बीबी से मिलने का गया हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू। बीबी से मिलने का गया हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है। काऊ गाय का रहती है, राजस्थान में जो गाय रहती है वो हाड़ौती के पट्टार, झालावाड़ में है, झालावाड़ के आसपास के इलाके में। और इसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं, बीच वाले, अजमेर वाले, टोक वाले, सब डव शैम्पू से नहाते हैं। कौन से शैम्पू से नहाते हैं? डव शैम्पू से नहाते हैं। तो ये तथ्य आप याद रख सकते हो, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है? तो इस 47 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, कोटा के अंदर मिलती है। कहाँ मिलती है? कोटा के अंदर मिलती है, कोटा के अंदर मिलती है काली सिंध। और आहू नदी के किनारे तो घाघरों का दुर्ग भी बना हुआ अपना, ये तथ्य भी आप याद रख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो लूणी, माही और साबरमती है, तो अरब सागर में जाती है। यमुना बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो मिल ही नहीं सकती। तो बाणगंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 48 का जो सही आंसर हो जाएगा बाणगंगा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेणेश्वर, माही और डेज का संगम होता है। तो बेणेश्वर, माही और सोम का संगम होता है, सोम का, ठीक है। ये आपको याद रखना, बेणेश्वर में माही नदी और सोम नदी और जाखम नदी का संगम होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। माही नदी पर राजस्थान में जो बांध बना हो, माही बजाज सागर बांध बना हो, जो कि सबसे लंबा बांध है राजस्थान का। और कहाँ बना हुआ? बोरावास गांव, बोरखेड़ा के अंदर, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हो। आज के आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। आखिरी सवाल जैसा कि आपके सामने है, बिल्कुल आखिरी सवाल 50। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षनाथ। 820 मीटर ऊंची जो चोटी है वो हर्षनाथ है, जबकि 920 मीटर जो ऊंची है वो खो है, 920, जो कि जयपुर में पड़ती है। रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई 1055 में सीकर में पड़ती है, ठीक है। बबाई जो झुंझुनू में पड़ती है 780। बरवाड़ा जो कि जयपुर में पड़ती है 786। सिरावाद 649। डोरा पर्वत 869। इसराना भाकर 839, ठीक है। जारोला जो पड़ती है
वो कितनी पड़ती है, जारोला पड़ती है आपकी 788, 788, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, इसके अलावा मैं और तथ्यों पे बात कर लेता हूँ। सॉरी, 788 जारोला, 788 नहीं, तभी 588 है जारोला का, ठीक है। गलत तथ्य नहीं देना आपको, जो भी तथ्य देना सही तथ्य देना। गुरु सीकर 1722, शेर 1597, दिलवाड़ा 1442, अचलगढ़ 1380, जरगा 1431, ठीक है। रघुनाथगढ़ 1055, खो मैंने बता ही दिया जो 920 हो जाएगी, सायरा 900 हो जाएगी, गोगुंदा आपकी 840 हो जाएगी, भी नागपानी 867 हो जाएगी, ठीक है। ये भी तथ्य आपको याद रखना। बहराइच 792 हो जाएगी, बहराइच 792 हो जाएगी, तारागढ़ 870 हो जाएगी, तारागढ़ 870 हो जाएगी, नागपाड़ी 795 हो जाएगी, भी नागपाड़ी कितनी हो जाएगी, अजमेर वाली 795 हो जाएगी। तो ये बहुत सारी जो मुझे याद थी सारी चोटियाँ मैंने बता दी। अगर इसके अलावा भी कोई चोटी बचती है तो आप कमेंट कर लेना, मैं उसका भी उसे आपको बता दूंगा। तो आप मेरे इस चैनल से जुड़े हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सब मेहनत आपके लिए और आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। इसमें देखो स्वार्थ क्या होता है, आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरे 2-4 सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, लेकिन देखो जाहिर सी बात फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। आप मेरी सारी क्लासेस देख लो और फिर आप टेस्ट सीरीज़ लगाओ, वाकई में आपको पता लग जाएगा कि सर ने मेहनत करी, क्योंकि आपका टेस्ट सीरीज़ के अंदर रैंक बहुत ज़्यादा सुधर जाएगा। क्योंकि मैंने राजस्थान जीके कंप्लीट, राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर के सारे क्वेश्चन, उनके इर्द गिर्द के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी शामिल कर लेता हूँ मैं। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करना। इसके अलावा अगर जूनियर अकाउंटेंट की कोई तैयारी कर रहा है जो मुझसे जुड़ा हुआ है तो वो ज़रूर मुझे कमेंट कर सकता है, क्योंकि उसके लिए मैं इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास को यही विराम देते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।